हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सीरीज़ हम लोग की चल रही है सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके, तो आज हम लोग सेट 4 पढ़ेंगे, जो कि आपका सोशल स्टडीज़ का सैम्पल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़ हैं कुछ इंपॉर्टेंट। और आप चाहो तो इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मान सकते हो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और मैंने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं इससे रिलेटेड वो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस सेशन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815? अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि बताओ इसमें से कौन है जिसने जिसने वियना कांग्रेस को 1815 में होस्ट किया था। क्या वो ऑटो वन बिस्मार्क थे, क्या वो विलियम वन है, क्या वो अर्नेस्ट रेनन है, या चांसलर ड्यूक मैटरनिच है? तो आपको जो पहले का ए ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, जो कि क्या, चांसलर ड्यूक मैटरनिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the silk routes? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रिलीजन ऐसा है जो कि ईस्टर्न इंडिया से निकला हुआ है और बहुत एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन सिल्क रूट, और अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हिंदुइज्म है, क्या क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है? तो सेकंड का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। बुद्धिज्म आपका जो है एक ऐसा रिलीजन है जो ईस्टर्न इंडिया से निकला हुआ है और वो हर जगह फैला हुआ है सिल्क रूट वाले रोड पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले मैंने पहले क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं, जितने भी सेट अभी तक कराए हैं तीनों सेट में आपका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी एक्सपेक्टेड है। तो क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमिटी इन बॉम्बे, जलियांवाला बाग मैसेकर, बारदोली सत्याग्रह, विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर जो उसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी जो बॉम्बे में हुई थी। दूसरा है आपका जलियांवाला बाग मैसाकर जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फिर आपका होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विथड्रॉल, मतलब जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है तो इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए जो गांधी जी थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं, मतलब वापस ले लेते हैं। और ये भी जानते हो कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 में स्टार्ट होकर 1922 तक चला था। तो और सबसे सफल मूवमेंट इसी को बोला जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये दोनों सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट थे हमारे गांधी जी के। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान से रखने होंगे दिमाग में। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका करेक्ट फॉर्म वो है वो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जो कि फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी बॉम्बे है, सेकंड आपका जलियांवाला बाग मैसेकर है, फोर्थ है विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और थर्ड है क्या, बारदोली सत्याग्रह। तो ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में बात किया जाए तो आप जानते हो कि ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग, वहाँ पर सब लोग क्राउड हुए थे, और जो रॉलेट एक्ट इन्होंने पास किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके अपोजिंग, उसको अपोज कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उस बाग में बैठ के बहुत सारे लोग, कम से कम 1000-1500 लोग थे और ज़्यादा ही थे, वो लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, और इससे बहुत ज़्यादा वो मतलब परेशान थे कि भाई कौन सा कानून इन्होंने पास कर दिया है। तो इसी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो जो हमारे ब्रिटिशर्स के वो थे उस समय जनरल थे, जनरल माइकल ओडायर, उन्होंने जाके जितने भी ट्रूप्स थे उनके, उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग बैठे हैं जाओ इनको गोली धड़ 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 बरसा के चले आओ। तो ये लोग गए और बस वहाँ शुरू हो गए, और गोली इतना बरसा कि लाशों के ढेर लगा दिए, लाशों के अंबार लगा दिए। तो ये तुम्हारा था जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है कि इसमें वो करेक्ट ऑप्शन भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century डैश अ गर्ल मैरिड इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड रोट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल अमर जीवान। तो ये है आपकी कौन, रशुंदरी देवी। ये क्या है, रशुंदरी देवी। फोर्थ का जो भी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ज्योग्राफी का सवाल है। अब यहाँ पर कॉलम 1 में आपका नेशनल पार्क दिया हुआ है और कॉलम सेकंड में स्टेट दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नेशनल पार्क जो जो आपके स्टेट्स हैं उनके नेशनल पार्क्स आपको पता होने चाहिए।
जैसे देखो आसाम में आपका क्या होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो सेकंड का सी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन है तो थर्ड का डी। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। तो ये आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फिफ्थ का डी है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। तो आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जैसे कि काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और डेंग पटकाई, ठीक है, बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में आपके जिम कॉर्बेट है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबंस है, बक्सा नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये सब है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, मांडव और ये सब सारे आपके नेशनल पार्क हमारे अलग अलग स्टेट में है। बहुत सारे आपको बताना चाहिए। और अब अगर आप यूपी में रहते हो तो यूपी का ही बताना चाहिए। यूपी के आपके दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जितने भी स्टेट्स हैं उनके रिलेटेड आपके ये नेशनल पार्क, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रिविलेंट। बोला इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब प्रचुर मात्रा में किया जाता है। क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो वेस्ट बंगाल है, क्या वो मेघालय है, क्या वो उड़ीसा है। तो जो 6 का सी ऑप्शन है वो क्या है, वो मेघालय है। आप जानते हो कि हमारे पूरे भारत में मेघालय ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम जो रेन होता है वो मेघालय स्टेट में ही होता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा सिटी है, वो है मौसिन राम। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम या फिर इस तरह से हार्वेस्टिंग वाले काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है स्टेट इंडिया में। क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो झारखंड है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो गुजरात है। तो 7 का जो डी ऑप्शन है क्या है, वो उड़ीसा। और आप जानते हैं उड़ीसा उड़ीसा आपका जो साउथ इंडिया में वो ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट रीजन में है आपका। और उड़ीसा की कैपिटल आपका भुवनेश्वर है, इसके सीएम है मोहन चरण मांझी, ठीक है। और भी इस पे बहुत सारे उड़ीसा में भी बहुत सारे आपके नेशनल पार्क मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। सिंपलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, असर्शन और रीजन, सॉरी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो सेकंड है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अब देखो इस टाइप का सवाल मैंने पिछले सेट में कराया था। तो जो यूनियन लिस्ट जितने भी फेडरल वाले टॉपिक हैं वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब सब्जेक्ट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका कॉलम 1 है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉलम 2 है। तो यूनियन लिस्ट अब बोला क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव राइट्स इन इंडिया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आप क्वेश्चन चूज करना है। तो जो आपका है वो स्टेट लिस्ट है जिसमें आता है क्या, पुलिस और एग्रीकल्चर, ये आपका क्या आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग सेकुलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो क्या है इसमें, द इंडियन स्टेट हैज़ नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। जाहिर सी बात है, सेकुलर कंट्री है इंडिया, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्री है, कोई भी रिलीजन आपको फॉलो कर सकते हो, आप परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, कोई एक फिक्स लैंग्वेज नहीं है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इसी को तो सेकुलरिज्म कहते हैं। तो जो आपका पहला है वो तो करेक्ट है ही, बिल्कुल है। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। देखो ये भी अभी मैंने बताया था, ये भी सही है। तीसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू बी लीगल। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो ये लीगल है क्या, बिल्कुल नहीं, ये इलीगल है। और आर्टिकल नंबर 17 में भी आपका अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तीसरा वाला क्या है वो करेक्ट है। चौथा क्या बोल रहा है, इट गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर फॉर इंश्योरिंग इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। अब जाहिर सी बात है, सेकुलरिज्म से गवर्नमेंट को एक राइट मिलता है कि वो
चीज़ों को, रिलीजियस मैटर को अच्छे से देखे, उसको इक्वलिटी बनाए रहे, हम लोग में बनाए रखे। तो जो 10th का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, जो कि 1, 2 एंड 4th है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। बोला इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप्स है जो इलेक्शन कमीशन ने इस समय अडॉप्ट किया है और पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। क्या वो ए है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं। बी है, कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन एविडेविट, बिल्कुल नहीं। सी, कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑन एफिडेविट, बिल्कुल नहीं। क्या डी है, इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ, ये सही है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही स्टेप है कि यहाँ पर क्या लिखा, इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर जितने भी आपके पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, उनको ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है कि वो जो इलेक्शंस हैं उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें, और जो इनकम टैक्स है उसकी फाइल बना के आप जमा भी कर सकते हो, हर चीज़ का आपको हिसाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट, अब वही असर्शन और रीज़न आ गया, क्या है असर्शन, मल्टीपल पार्टी सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, रीज़न, इट इज़ कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग ऑल द सोशल एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बिल्कुल सही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, और मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं ला सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इसको करिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बोला जो आपका शेड्यूल, आप देखोगे 12 शेड्यूल होते हैं, जिसमें से आपका जो लैंग्वेजेस वाले पार्ट होंगे, शेड्यूल होगा, उसमें कौन सा ऐसा बोल रहा है कि ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो जो नेपाली है वो क्या है, वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। आप जानते हो आर्टिकल 343 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फिर आ गया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, वुमेन्स आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस प्रोफेशंस इंक्लूडिंग रोल एज डायरेक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर एंड यूनिवर्सिटी टीचर। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स लाइफ, वुमेन्स रोल इन पब्लिक। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इन वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस अ फार्मर बोरोज मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर्स एट द हाई मंथली इंटरेस्ट रेट बट इज नॉट एबल टू रीपे इट बैक। नेक्स्ट, he borrows it from a bank to a lower interest rate. Gradually, he earns and pays back the loan to the moneylender and the bank. Which of the following is best describe the role of the bank in this credit situation? अब यहाँ बोला कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट तरीके से, तो वो है डी वाला, द बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। तो जो बैंक होता है वो फार्मर को, जो किसान है, उसका दिवाले होने से उसको बचा लेता है, सेव कर लेता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ने में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका पिक्चर टाइप का है, बोला है, वी लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो द वर्क डन बीइंग इन द पिक्चर द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेट इकोनॉमिक सेक्टर्स। अच्छा, ये एक दे दिया है प्रोफेशन और बोला किस इकोनॉमिक सेक्टर में आता है, तो ये आपका टर्शरी में आता है, जाहिर सी बात है। अब देखो एक नोट दिया हुआ है, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि 40 जो फ्लोरी कल्चर होता है वो किस सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। अब यहाँ पर भी असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन क्या दिया है, रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और रीज़न क्या दिया है, फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक्स
कोलैटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों ही यहाँ पर सही है आपका, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पर बोला है कि इसमें से कौन सा लिबरलाइजेशन में इंक्लूड है। क्या वो प्रमोटिंग ट्रेड बैरियर्स है, क्या वो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स है, क्या वो कंट्रोलिंग द अदर कंट्री ट्रेड थ्रू ट्रेड है, या इंक्रीजिंग एयरपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स है। तो आपका जाहिर सी बात इनका जो डी है वो क्या है, करेक्ट है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बोल रहा है जो प्राइमरी सेक्टर्स के जितने भी आपके हैं वो सबसे ज़्यादा ये आय शेयर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट शेयर डालते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे हम लोग। सेलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन सोर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फॉर्मल सोर्स जो है क्रेडिट का गिवन सोर्स में से वो है आपका बैंकिंग और कोऑपरेटिव्स, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिखा रहा है। तो 20 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो सेट था ये आखिरी सेट है, जितना भी हम जो भी मैं ये सेट चला रहा हूँ सीरीज़। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितने भी मैंने 4 सेट कराए हैं और हर एक सेट में 20 क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो 20 और 4 है ना, तो 4 टू ज़ा कितना 80। तो 80 क्वेश्चंस आपके सामने है पूरा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे कम से कम 5-10 तो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो बिल्कुल भी ये जितने भी सेट मैंने दिए हैं इसको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, और इसको आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, रिपीट पे भी देख सकते हो अच्छे से तैयार करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, बिना लाइक शेयर किए मत जाइएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक यू।